गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 10th के लिए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025-26 की हम यहाँ पर तैयारी आपको करा रहे हैं। और इसमें आज हम लेके आए हैं सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो है सॉल्यूशन हम यहाँ पे लेके आए हैं। और यहाँ पर अभी हम जो बात कर रहे हैं तो सीबीएसई 2025 में यानी कि मार्च 2025 में जो है यानी कि सवाल आए हैं, उन सवालों के यानी कि आंसर्स आपके लिए लेके आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए होने वाले हैं। सीबीएसई पिछले साल के सवाल और जवाब यानी कि किस तरीके से सवाल आए थे और उनके जवाब कैसे लिखने थे, ये हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं। तो चलते हैं बगैर देरी किए हुए। और उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ में मिलता रहे। ओके, तो चलते हैं। ये पहला सवाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर सवाल हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हमने यहाँ पर आपके लिए दिया है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस में 6x प्लस में k सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू -2/3, देन द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर k की वैल्यू बतानी है। यदि अल्फा और बीटा बहुपद 3x² प्लस में 6x प्लस में k के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू -2/3 -2/3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान किस तरीके से हम ज्ञात कर पाएंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इस इक्वेशन के अनुसार जो इक्वेशन हमें दी हुई है, इक्वेशन है हमारे लिए 3x² प्लस में 6x प्लस में k। इसके अनुसार अगर आप यानी कि सम ऑफ जीरोस देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/a। इसके अनुसार यहाँ पर b देखेंगे तो 6 है, तो -6 में a की वैल्यू कितनी है 3। तो इसके अनुसार ये हो जाएगा -2। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई -2। और अल्फा इंटू बीटा देखें तो इसके अनुसार वो हो जाएगी k, यानी कि होती है c/a। c क्या है हमारा यहाँ पर k है, और a क्या है हमारा यहाँ पर 3 है, तो k/3। ये हो गई हमारी अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में इनके जो मान है वो आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह यहाँ पर -2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू -2/3। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर ये -2 पुट करेंगे, -2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये रही k/3, तो इसकी जगह k/3 रख देंगे और -2/3। अगर यहाँ पे आप बात करें तो दोनों साइड का आप एलसीएम ले सकते हैं। दोनों साइड का अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2 3 जा 6, और प्लस में यहाँ पर क्या रह जाएगा, और यहाँ पर रहेगा -2, और ये बोथ साइड का जो एलसीएम हो कैंसिल हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस इस -6 को अदर साइड में लेके जाएंगे तो -2 प्लस में 6 यानी कि +4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, बात समझ में आई किस तरीके से इसको हल करना था। तो आप सीधे हल कर सकते। देखो ये मैंने आपको समझाया, लेकिन ये अगर आपको ये पता है तो आप सीधा इसको लिख सकते थे। आपको ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 है तो यहाँ पर सीधा पुट करते हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k/3 है तो यहाँ पर सीधा पुट करते हैं। तो ये पूरा तामझाम लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस के 3y प्लस में a इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस में 3y माइनस के b इक्वल टू 0, देन वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं। यहाँ पर गिवन है 1 पुट करते हैं, माइनस के 3 इंटू के, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 2 है तो 2 पुट कर लेते हैं, प्लस में a इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, प्लस में a इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ गई वैल्यू -4 प्लस में a इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो a की वैल्यू आपके सामने यहाँ पर 4 हो गई। अब हम दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं b की यहाँ से। तो यहाँ पर 2 अपनी जगह है, x की जगह 1 पुट करेंगे, प्लस में 3 इंटू वाई की जगह 2 पुट करेंगे, और माइनस के b इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर गिवन है x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। 2 1 जा
2, 3 2 जा 6 प्लस माइनस के b इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा दोनों को प्लस करेंगे तो 6 + 2 यानी कि 8 माइनस b इक्वल टू 0 माइनस b इक्वल टू -8। माइनस से माइनस कट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये b की वैल्यू हो जाएगी 8। तो b की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर किसको सेटिस्फाई करेगा, कौन से उसको सेटिस्फाई करता है, इनमें पुट करेंगे। तो यानी कि अगर आप यहाँ कह दें 2 × 4 यानी कि 8 हो जाएगा और b की वैल्यू यानी कि इसके इक्वल हो जाएगी। तो यानी कि अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं a की और b की तो यह इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे देखिए द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट कहाँ है, ये लाइन सेगमेंट है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं p × -4, 5 एंड q × 4, 6 लाइज ऑन, बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु बताइए। तो देखो कि यहाँ पर कहाँ होगा। सबसे पहले आप x वाले पॉइंट अगर हम लेते हैं तो x का पॉइंट यहाँ पर सबसे पहले -4 और इस वाले में यहाँ पर +4, मिड पॉइंट निकालने के लिए, और अपॉन में 2 करेंगे तो यहाँ पर इनकी वैल्यू आ जाएगी यानी कि 0। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू जो है आपकी 0 आ गई। y की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, तो 5 प्लस में 6 अपॉन में 2 यानी कि ये 11/2 हो जाएगा। पॉइंट में भी अगर आप निकालना चाहो तो निकाल लीजिए। तो यहाँ पर यानी कि ये x तो 0 हो गया, तो x यानी कि किस पर 0 होता है, यानी कि y एक्सिस पर 0 होता है, तो यानी कि y एक्सिस पर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस पर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, अगर थीटा कोई भी एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल यानी कि लेस देन 90 डिग्री, तो r प्लस में 4 sin थीटा इक्वल टू 9, देन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा न्यून कोण है, 7 जमा के 4 sin थीटा बराबर 90 है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर अगर आप यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखो सबसे पहले मैं इसको बैक ले लेता हूँ। अगर आप sin 90 की वैल्यू निकालते हैं, sin 90 की वैल्यू ये आपकी कितनी होती है, 1 हो जाती है। sin 45 की बात करें तो यहाँ पे 45 की बात करें तो sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, तो बचे आपके पास में बी और सी, डी, और इनमें से आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 प्लस में 4 sin थीटा इक्वल टू 9, तो यहाँ पर 7 प्लस में 4 sin 30 डिग्री इक्वल टू 9। sin 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/2। तो इससे 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर 9 है। 7 प्लस में 2 बचा, यहाँ पर दोनों साइड को सेटिस्फाई कर रहा है, sin 30 डिग्री। तो यानी कि 30 डिग्री जो है थीटा की वैल्यू यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, sin 30 यानी कि 30 डिग्री जो है इसकी ऑप्शन में होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस के 1 में cos थीटा प्लस इंटू में sec थीटा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बतानी है, इसका मान क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा है माइनस, और 1/cos थीटा को आप जो है यहाँ पर क्या कह सकते हैं, sec थीटा कह सकते हैं, और sec थीटा ऑलरेडी है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर sec थीटा ही रहेगा। यहाँ पर sec थीटा को sec थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस के sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद होगी, एक वैल्यू आपने पढ़ी है, क्या वैल्यू पढ़ी है देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी वो बाद की बात है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर आपने एक वैल्यू पढ़ी थी, sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर आप इनको इंटरचेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू भी इंटरचेंज हो जाएगी, यानी कि माइनस की हो जाएगी, तो -1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू क्या कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, क्योंकि sec थीटा अगर ये प्लस का है और इसको माइनस में लेके जाएंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगी वैल्यू, तो यानी कि प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। अगला देखिए, यहाँ पर HCF ऑफ 98 28 इक्वल टू m है, एलसीएम 98 × 28 इक्वल टू n है, और n माइनस के 7m की वैल्यू बतानी है। देखो ये क्वेश्चन मैंने रात मतलब कल की वीडियो में भी कराया था, लेकिन उसमें यहाँ पर n माइनस नहीं था, केवल 7m की वैल्यू बतानी थी। तो यहाँ पर हमें n माइनस 7m की वैल्यू बतानी, तब आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए 98 के अगर आप फैक्टर्स करते हैं तो 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे इसको, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18,
फिर 2 से नहीं जाएगा डिवाइड, तो फिर जाएगा 7 से, 7 7 जा 49, तो 7 टाइम्स हो गया। अगर यहाँ पे 28 यानी कि सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर का आपने फैक्टर्स कर लिया, 28 सेकंड नंबर है, इसका फैक्टर्स करेंगे तो 2 से जाएगा 14 टाइम्स, 2 से अगर हम करेंगे तो 7 टाइम्स। अगर इसके फैक्टर्स को अगर आप लिखते हैं तो 98 के फैक्टर्स आपके हो जाते हैं 2 इंटू 7 इंटू 7। ऐसे 28 के फैक्टर्स को अगर आप लिखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 7, यानी कि इनको सभी को इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे तो कॉमन फैक्टर्स जो होंगे वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये हमने रात भी बताया था। तो देखिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स ये हो रहा है आपका, और एक कॉमन फैक्टर ये हो रहा है, तो यानी कि 2 इंटू 7 करेंगे तो यानी कि 14, तो यानी कि यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा आपका 14 यानी कि ये एम की वैल्यू हो जाएगी। एम की वैल्यू आपके सामने 14 आ गई, ठीक है। इसके बाद में अगर आप इसको यहाँ पे हमने 7m की वैल्यू निकाली थी रात, तो 7m यानी कि यहाँ पर 7 गुणा के अगर आप 14 करेंगे तो ये हो जाएगा 98, ठीक है। 14 सत्ते 98 होता है, ये हमने रात भी निकाला था, 98 आया था। उसके अनुसार अब क्या आता है देखते हैं। अब हमें एलसीएम भी निकालना है, तो एलसीएम क्या निकालेंगे, देखिए जो कॉमन फैक्टर्स है वो लिख लेते हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई आया यानी कि 14, जो बच के नंबर उनको और लिख लेते हैं, यानी कि 14 और आ गया। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 196 आ जाता है। कितना आ जाता है, 196। और 196 को यहाँ पे कहा n-7m, n यानी कि ये वैल्यू है आपकी n की, ये वैल्यू n की है। तो n-7m अगर आप रखेंगे तो यहाँ पे 196 माइनस के 98, तो इनको भी अगर आप माइनस करेंगे तो 98 ही आपका आंसर आने वाला है, यानी कि ऑप्शन सी यानी कि करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि देखो रात भी उस सवाल में हमने 7m के निकाले तब भी 98 आया, और अभी भी हम इसके अनुसार निकाले तब भी 98 ही आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि देखो सेम आ जाए, वो अलग बात है। द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीम्स ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल्स आर ऑलवेज पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा, इक्वल होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। किसी वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव परस्पर क्या होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे एक सर्कल लेते हैं, या आपने सर्कल ले लिया, यहाँ पर सर्कल में यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, चलिए देखो ये सर्कल हो गया। इसमें अगर आप यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस लेते हैं, दो पैरेलल लाइंस लेते हैं तो किस तरीके से यानी कि वो लाइनें आएंगी। देखिए यहाँ पर अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं इस तरीके से, तो इधर भी एक परपेंडिकुलर लाइन, या आपने ये लाइन अगर आप लेंगे तो ये देखिए, ये दोनों की दोनों यानी कि क्या करेंगी, दोनों छोरों पर स्पर्श रेखाएं सदैव परस्पर क्या होंगी, यानी कि किसी वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव परस्पर समानांतर होती हैं। क्या होती हैं, यानी कि पैरेलल होंगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए, समानांतर होती हैं। क्या होंगी, आपस में समानांतर होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन ट्राइंगल ABC DEF एंगल BE के इक्वल है और FC के इक्वल है। AB जो है 3D, यानी कि देखो जो AB है, यानी कि दो ट्राइंगल अगर आप लेते हैं, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आपके सामने लेके दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे मान के चलें कि एक ट्राइंगल आपका ये है, ठीक है, इस टाइप से, यहाँ पर एक ट्राइंगल इस टाइप से है, और इसका ही अगर हम एक कॉपी कर लेते हैं, ये हमने कॉपी कर लिया, लेकिन अब इसको क्या कर दिया, इस ट्राइंगल को हमने क्या कर दिया, 1/3 कर दिया इसका, ठीक है। अगर हम कहें कि इसकी जो AB साइड है, इसकी जो A साइड है, ये AB साइड है, वो DE की यानी कि DE, अगर यहाँ पे बात करें तो ये 1 है तो ये 3 है, इसका मतलब ये हुआ, समझे ये बात, यानी कि अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई तब जाके इसके बराबर होगी। तो इसका मतलब यानी कि दोनों ट्राइंगल्स, एक छोटा है एक बड़ा है, तो क्या होंगे, यानी कि दोनों के दोनों समरूप है परंतु सर्वांग सम नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, समरूप है परंतु सर्वांग सम नहीं होंगे। बात समझ में आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये देखो कल हम समझा रहे थे लेकिन इसमें कुछ छोटा सा ग्लिच था, यानी कि कुछ मिस्टेक्स थी, तो ये हम अब आज आपको समझा रहे हैं। इफ -1 raised power n प्लस में -1 raised power 8 इज इक्वल टू 0 देन n इज, तो n की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पे -1 की पावर n है,
प्लस में -1 की पावर 8 है, तो यहाँ आंसर 0 आना चाहिए, 0 को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो अगर हम n की वैल्यू 1 मान लेते हैं तो -1 की पावर 1 अगर हमने लेट कर लिया, लेट n इक्वल टू 1 लेट कर लिया, तो क्या आ रहा आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर -1 की पावर 8 करेंगे तो यानी कि प्लस की वैल्यू हो जाएगी और इक्वल टू यहाँ पर 0 आने नहीं आ रहा, -1 की पावर 1 करेंगे तो -1 प्लस में 1 इक्वल टू 0, यानी कि ये अगर 1 है तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम इवन नंबर ले लेते हैं, n की वैल्यू अगर हम 2 लेट कर ले तो फिर क्या होगा, -1 की पावर 2 अगर हो गया तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 0, तो -1 की पावर 2 लिया तो यानी कि ये 1 प्लस में 1 इक्वल टू 0, क्या ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ये 2 इक्वल टू 0 नो, ये यानी कि अगर हमने इवन नंबर ले लेते तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन ऑड नंबर हम ले रहे हैं तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि कोई विषम संख्या होगी, तो n की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ऑड नंबर होगी। कोई भी ऑड नंबर हो सकते हैं लेकिन इवन नंबर बिल्कुल भी नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। तो 9 सवाल हमारे यहाँ पे हो चुके हैं और भी सवाल आगे हम आपके लिए लेके आए हैं। ये 20 क्वेश्चन हैं टोटल, 1 मार्क्स के एमसीक्यू जो पिछले साल पेपर में आए हुए हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है और बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, द पॉलिनोमियल्स आर शोन इन अ ग्राफ बिलो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स। नीचे देखिए ग्राफ में दो बहुपदों को दिखाया गया है, इन दोनों बहुपदों के भिन्न शून्यकों की ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितने जगह है, यानी कि एक्स एक्सिस को काट रहा है तो 2 जगह काट रहा है, तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जितने जगह काटा उतना आंसर होगा। यहाँ पर देखिए कि समानांतर श्रेणी के प्रथम m पदों का योग 2m² माइनस के 3m है, तो दूसरा पद क्या होगा। देखो यहाँ पर यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है Sn वाला, Sn इक्वल टू जो ये गिवन है वही फॉर्म वैल्यू हम रख देते हैं। तो n कहा है तो n रखेंगे, m कहा है तो m रखेंगे, तो 2m² प्लस में 3m, यानी कि ये हमें ये गिवन है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर जहां जहां m है वहां पर हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले बार लेट करते हैं 1। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर s की वैल्यू यानी कि m की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, हमने लेट कर लिया m इक्वल टू 1। ठीक है, ये लेट किया है। ठीक, ये लेट कर लिया m इक्वल टू 1, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, S1 की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू यानी कि m की वैल्यू 1 का स्क्वायर और इंटू 3 इंटू 1। तो देखो एक का स्क्वायर कितना भी करो एक ही रहेगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 3 एकम 3 यानी कि 3 बन जाए 3। तो यहाँ पर S1 आ गया हमारा 5, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। ऐसे ही S2 यानी कि अगर हम 2 पुट करते हैं m की वैल्यू तो क्या हो जाएगा 2 इंटू यानी कि m की जगह 2 पुट कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस में 3 अपनी जगह रहेगा और m की जगह 2 पुट कर रहे हैं। देखो ये 2 अपनी जगह है और 2 का स्क्वायर किया हमने 4 हो गया, प्लस में 3 2 की मल्टीप्लाई करी 6 हो गया, 2 4 जा कितना हो गया 8 और प्लस में यहाँ पे ये 6 कितना हो गया 14। 14 हमारा ये S2 आ गया और यहाँ पर हमें निकालना था A2, कितना निकालना, दूसरा पद यानी कि सेकंड टर्म निकालनी है, तो यानी कि A2 निकालना है। अगर हम S2 में से S1 को घटा देते हैं, S2 में से S1 को घटा देते हैं यानी कि 14 में से 5 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 9। तो 9 ही जो है हमारा यानी कि A2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आ रहे होंगे। तो ये फॉर्मूला होता है और आपके एनसीईआरटी की बुक में नीचे एक लाइन में ये लिखा भी हुआ है। ठीक है, हाँ जी, ये वाला सवाल है, बहुत मस्त सवाल है और बहुत अच्छी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मॉड कहा है पहले, तो मॉड यानी कि 15x हो गया। मीन कहा है बाद में, तो मीन आपका 18x हो गया। ऑफ ए डाटा आर दिस रेस्पेक्टिव देन द मीडियन ऑफ द डाटा, तो यहाँ पर बहुलक 15 है और माध्य 18 है। तो यहाँ पे देखो और हमें माध्यक बताना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, तो मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस के 2 मीन। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में भी हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मॉड यानी कि बहुलक, बहुलक बराबर में 3 माध्यक और माइनस के 2 माध्य, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, सीधी सीधी बात है। बहुलक कितना कहा है 15 कहा है तो 15 रख देंगे। ठीक है, 3 3 ही है। माध्यक निकालना है तो माध्यक नहीं गिवन है तो यानी कि माध्यक को ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 मीन यानी कि माध्य दे रखा है, माध्य कितना है यानी कि 18 दे रखा है, तो यहाँ पे यानी कि इसको ब्रैकेट में लिख देंगे 18x। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36x हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 3 माध्यक
ठीक है। और यहाँ पर ये 15 अपनी जगह है, 15x है, 15x। इस 36x को इधर लेके आएंगे तो 15x जमा के ये हो जाएगा, इधर माइनस का था इधर साइड में जाएगा तो प्लस में जाएगा, इधर रह जाएगा 3 माध्यक। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में कैट मीडियन। तो ये कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 51x। और इस 3 को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, और माध्य को आप चाहे तो पहले लिख सकते हैं, यानी कि मॉड को मीडियन को आप पहले लिख सकते हैं। 3 से अगर इसको काटेंगे तो यहाँ जाएगा 17x, क्योंकि 17 तो 51 होता है, तो 17x आ जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी। अगला सवाल देखिए, एक कार्ड इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम डेक, 52 कार्ड में से सिलेक्ट करना है, कितने में से, 52 टोटल कार्ड है, उनमें सेलेक्ट करना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ए रेड फेस कार्ड, देखो टोटल फेस कार्ड की बात करें तो फेस कार्ड होते हैं बेटे 12, कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो रेड कलर के कितने हो जाएंगे, रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, रेड फेस कार्ड हो जाएंगे 6। तो यहाँ पर रेड फेस कार्ड का अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड फेस कार्ड इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है तो यानी कि आपके हो जाएगी 6 बटे में, यानी कि 52। तो काटेंगे तो 3 बाई में, यानी कि 26 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 बाई में 26, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये हमने रात भी करा दिया था ये सवाल, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल की वीडियो में हम ये करा चुके हैं। तो ये वैसे इसका आंसर आ रहा है ये ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पर इफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज एन एरिया 40 पाई स्क्वायर यूनिट एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ 72, द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आपको देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है, कितना वैल्यू कितनी दे रखी है, 45 गिवन है। तो थीटा, यहाँ पे थीटा भी आपको गिवन है, ये रहा 72। तो थीटा की जगह 72 रखेंगे और 360 इंटू में पाई और इंटू में ये आर स्क्वायर इक्वल टू 40 पाई। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो है कट रही हैं, उनको हम क्या करेंगे, काट देंगे। क्या करेंगे, काट देंगे। चलिए यहाँ पे काट देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए पाई इधर से दोनों साइड से कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए 36 से अगर इसको काटेंगे तो 10 टाइम्स आएगा, 36 से इसको काटेंगे तो 2 टाइम्स आएगा। अगर आप 2 से इस 10 को काटेंगे तो 5 टाइम्स आएगा। ठीक है, कितने बार जाएगा, 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर बच गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 40 है, और यहाँ पर ये 5 डिवाइड में था, अदर साइड में जाएगा मल्टीप्लाई में। आप इसके चाहे तो फैक्टर्स कर लीजिए, या फिर इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते तो 200 हो जाता है, 5 के 20। इसके फैक्टर्स करेंगे तो 10 रूट में 2 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि डी। ठीक है, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो इसके रूट की, तो यहाँ पर 10 बाहर आ जाएगा और रूट 2 अंदर रह जाएगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर पी ए इज ए टेंजेंट, पी ए यानी कि ये आपको टेंजेंट गिवन है। देन द एक्सटर्नल पॉइंट पी, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, एंगल पी ओ बी, पी ओ बी यानी कि ये वाला एंगल आपको कितना दे रखा है, ये आपको 115 दे गिवन है। देन एंगल ए पी ओ, ए पी ओ ये वाला एंगल आपने बताना है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, ये आपने बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दी गई आकृति में ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PA खींची गई है यदि एंगल POB। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लग रहा है बाह्य कोण वाला फॉर्मूला। तो बाह्य कोण जो बराबर होता है वो बराबर होता है अंत्य सम्मुख कोणों के योग के बराबर। अंत्य सम्मुख कोणों के योग। ठीक है, तो बाह्य कोण अंत्य सम्मुख कोणों के योग यानी कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को आप प्लस करें तो यानी कि एंगल ए और प्लस में एंगल पी, दोनों को अगर हम ऐड करें तो एंगल पी ओ बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपको
यहाँ पे ये एंगल कितना होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये यानी कि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है किससे, सेंटर से, तो ये 90 डिग्री होता है। ये एंगल पी आपको गिवन नहीं है, ये 115 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एंगल पी को यहीं छोड़ेंगे, 115 डिग्री में से आप 90 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 25 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 25 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, इट इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग इंक्लूडिंग एट ए एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑफ हॉरिजॉन्टल, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एक पतंग भूमि से 150 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, जिस डोरी से जुड़ी हुई भूमि की क्षितिज दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसके लिए आप ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से, यानी कि इसको मान के चल सकते हैं, ठीक है जी। ये यहाँ पे बात करें तो ये जो है पृथ्वी से यानी कि 30 डिग्री के एंगल पे है, और यहाँ पर 150 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि जो पतंग है वो यहाँ पर 150 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रिंग की लंबाई बतानी है। तो देखो इसका मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको, बहुत आसान फॉर्मूला है, वो आप याद रख लीजिए और आसानी से हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री दिया है तो 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उसको 1 मानना है, और यहाँ पर जो दूसरा एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री, और 60 डिग्री के सामने वाला जो होगा वो हो जाएगा यानी कि √3, और यहाँ पर जो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के अपोजिट में यानी कि ये वाली साइड होगी यानी कि डबल। तो यानी कि हमें तो इस डोरी की लंबाई बतानी है, किसकी, इस डोरी की लंबाई बतानी है कि डोरी की लंबाई कितनी होगी। तो इसकी लंबाई यानी कि इससे डबल होगी, यानी कि ये 150 है तो ये कितनी होगी, यानी कि 300 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यानी कि बी 300 मीटर, ठीक है। क्या करना है, डबल करना है बस। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, a piece of wire 20 centimeter long in bent into the form of an arc of circle radius 60 pi centimeter, then the angle subtend the arc of the center of circle is। तो यहाँ पर हम बताते हैं आपको क्या है ये, सुनिए सवाल को सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ पे इस तरीके से, यानी कि हाँ जी, यहाँ पे देखिए 20 सेंटीमीटर लंबे तार के एक टुकड़े को तार वाले एक वृत्त की एक चाप के रूप में मोड़ा जाता है, यानी कि उसको, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से मोड़ा गया, केवल यहाँ से यहाँ तक है, तार की जो लंबाई है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। ये जो मैंने ब्लू कलर की है, ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद में क्या कहा है यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ पे देखिए आगे कहा है जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू हमसे कहा है 60/पाई, ठीक है, और जो इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है वो दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर। तो हमें चाप पे एक चाप के रूप में मोड़ा गया है, इस वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा अंतरित कोण कितना होगा, यानी कि यहाँ पर कितने का कोण बन रहा है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सबसे पहले आप देखिए, यानी कि चाप की लंबाई होती है θ/360 गुणा के यहाँ पर 2πr, ये वैल्यू होती है, ठीक है। थीटा कितना है, नॉट गिवन, ठीक। ये 360, दो अपनी जगह है। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू यानी कि यहाँ पर दे रखी पाई की वैल्यू पाई ही है, और यहाँ पर आर की वैल्यू दे रखी है आपको 60/पाई, ठीक है, 60/पाई। अब जो कटता है उसको काट दीजिए, जो बचेगा वो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका। देखो पाई से यहाँ पर पाई कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे और 6 से आप इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6 छंगे 36, 6 बार जाएगा, और इस 2 से आप 6 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा, कितनी बार, 3 बार जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा θ/3, और यहाँ पर ये किसके बराबर था, 20 सेंटीमीटर के बराबर था। तो थीटा को आप यहीं छोड़ेंगे और इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो 3 गुणा के यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन में दिख रहा होगा, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि 60 डिग्री, ठीक है। तो हमने केवल यहाँ पर यानी कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये होता है, चाप हमारे लिए ऑलरेडी यानी कि 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 20 सेंटीमीटर हम इक्वल में लास्ट में रख देंगे और ये आ जाएगा हमारा 60, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए नंबर ऑफ रैंडम फ्रॉम द 1 to 20 इज 1। यानी कि देखो 1 से लेके 20 तक का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है, यानी कि रैंडमली अगर किसी नंबर को लेते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है। तो यहाँ पर आगे कह रहे हैं फॉर एन इवेंट यानी कि p इक्वल टू 1 देन इट इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही हैं, इसलिए यानी कि ऑप्शन यानी कि ए होगा। बोथ द एसरेशन रीजन आर करेक्ट और एक्सप्लेनेशन आर करेक्ट। ठीक है, तो दोनों ही सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी, यहाँ पर देखिए एसरेशन इफ ए ज्वाइन टू हेमिस्फीयर्स, अगर आप हेमिस्फीयर्स को दो को हेमिस्फीयर को जोड़ते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं, दो हेमिस्फीयर्स हैं यहाँ पर, 1 सेकेंड। हाँ जी, यहाँ पे देख लीजिए, मैं दो हेमिस्फीयर्स की आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे अगर आप बात करते हैं, दो हेमिस्फीयर्स हैं, एक ये है और इसी का हम एक, जी यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको रोटेट कर देते हैं यहाँ पर, इनको जोड़ने पर तो भाई ये देखो दोनों को अगर हमने जोड़ दिया, यहाँ पर अगर आप देखते हैं दोनों को जोड़ने पर तो आपका स्फीयर हो रहा है। ठीक है, फिर अगला में क्या कह रहे हैं, अगला जो सवाल है इसका वो क्या कह रहा है, तो इसमें ये यानी कि अलोंग देयर बेसिस वेज गेट ए स्फीयर। बिल्कुल, तो यदि हम समान त्रिज्या वाले दो अर्धगोलों को उनके आधार से जोड़ते हैं तो हमें एक गोला प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है, ये होता है, लेकिन आर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखो, तो पहला वाला तो करेक्ट है, दूसरा वाला यानी कि जो ये दिया हुआ है ये हमारा क्या है, गलत है, और होना चाहिए था ये। तो यानी कि हमारा जो है ऑप्शन सी होगा, अभिकथन से ए सही है परंतु तर्क गलत है। तो एसरेशन इज ट्रू बट रीजन आर फॉल्स। तो उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, यहाँ पर आप से उम्मीद है कि ये सवाल सभी समझ में आ गए होंगे। आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी सवाल अभी भी डाउटफुल रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, सबा खैर।